अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर रहा है, और साथ ही साथ आईटी सेक्टर जिसको 2000-2001 में बहुत ज़्यादा बूम मिला था, आज वो सेक्टर जिसको बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, और यही आईटी सेक्टर जो है वो रोशन पाकिस्तान की बुनियाद भी बनेगा। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक के इस काबिल तहसीन अमल को हम अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह के काम, इस तरह के इनिशिएटिव लेने होंगे ताकि हमारा आईटी सेक्टर भी तरक्की करे, हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है वो भी बेहतर हो सके। और साथ ही साथ क्या बैरून मुल्क से जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना ज़्यादा अपना हिस्सा डाल रहा है। और आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, नहीं हो सका। लेकिन हमारे नौजवान और आज के जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है, और ख़ास तौर पे आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो और हुकूमत सिंक नहीं हो रहे, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हुकूमतों को मिलकर करने चाहिए, चाहे वो हमारी सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप है स्टेक होल्डर्स के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान। इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? और चूँकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस है, दुनिया भर की जो मार्केट है वो नीचे आई है और कन्वर्ट हो गई है डिजिटल की तरफ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से, आईटी से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद सफदर हुसैन। आप को फाउंडर हैं S2 कंसल्टेंटिंग सर्विसेज के। बहुत शुक्रिया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अदनान अहमद। आप सीनियर ग्रुप GM हैं आईटी इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब काजी नुमान मुजाहिद। आप को फाउंडर हैं हेल्थ सॉल्यूशन के, और इसके अलावा आप FPCCI स्टैंडिंग कमेटी के साइबर क्राइम और सिक्योरिटी के मेंबर भी हैं। इसके अलावा यूथ के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सफदर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं हमारी हुकूमतें बहुत पीछे हैं आईटी सेक्टर में। ऑफिशियली अगर हम बात करें हुकूमती लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन क्या वजह है कि वो आईटी, हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो अगर गूगल में देखें, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में देखें, तो बड़ी की पोस्टों पे बैठे हैं। हम लोगों, यानी पाकिस्तानी भी हैं लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम है। हम इस सेक्टर में क्यों पीछे रह गए? थैंक यू वेरी मच ज़फ़ी, आपने इनवाइट किया। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड विद रेफरेंस टू योर क्वेश्चन, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में और आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोगों में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली कुछ गैप्स हैं जिसको गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हमें फुलफ़िल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की तारीख़ में मुझे अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि वो जो गैप है, वो जो इनकरेजमेंट है उस यूथ के लिए टुवर्ड्स द आईटी सेक्टर, वो एज सच नज़र नहीं आती है। ठीक। जहाँ पर आप यूथ को इनकरेज करें, उनको डिफरेंट डोमेन्स दिखाएं, उनके वो आईटी सेक्टर के अंदर किस तरह पेनिट्रेट कर सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं। आईटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिफरेंट वर्टिकल्स जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस यूथ की काउंसलिंग होनी चाहिए उस लेवल के ऊपर जहाँ पर वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करे और आईटी सेक्टर को अपना प्रोफेशन बनाए, बिल्कुल, आगे लेके चले उसको। बिल्कुल ज़रूरी है। और किस तरह अगर हम इस पे बात करें अदनान साहब आईटी के वाले से, और चूँकि आज के दौर में आप मुताद अंदाज़े के मुताबिक अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ है जो ऑनलाइन ना हो। हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क वो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं, लेकिन हम भी मोहताज हैं इस आईटी के और जदीद टेक्नोलॉजी के। उसके बावजूद हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर कोशिश कर रहा है काम करने की, लेकिन हुकूमतें जो है उनकी तरजीहात में शायद ये चीज़ें नहीं हैं। कैसे हम इनको सिंक कर सकते हैं आपस में? सबसे पहले तो ये कि देखें, गवर्नमेंट सेक्टर की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी मुश्किलात उनको आती हैं वो है उनकी पॉलिसीज़। ठीक।
अच्छा, अगर आप देखें तो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोई ख़ास फोकस आईटी सेक्टर पे किया नहीं। अगर आप मिनिस्टर्स, आईटी मिनिस्टर्स को अगर रिव्यू कर लें तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आज तक भी अगर आप देखें तो हमारे पास आईटी के अंदर उस तरह के मिनिस्टर्स भी नहीं लाए जाते जिनका बैकग्राउंड कुछ आईटी से रिलेटेड हो या जिनका आईटी पे कोई फोकस्ड हो। ठीक। हालांकि अगर आप देखें तो कोविड के बाद से तमाम तर चीज़ें टुवर्ड्स आईटी मूव करना शुरू कर गई हैं। डिजिटल चीज़ें तमाम डिजिटल पे मूव होना शुरू हो गई हैं और यही एक वो चीज़ है जहाँ अगर हम लैक करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर अगर उस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, उस तरह की करारदादें लाई जाएँ, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ और चीज़ें लाई जाएँ तो जिससे गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। सही। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की मसला ये कि प्राइवेट सेक्टर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स अपनी बहुत सारी तजावीज़ात गवर्नमेंट को दे तो सकती है मगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। तो उस तरह का इन्फ्लुएंस जिस तरह बाहर इंटरनेशनल में प्राइवेट सेक्टर को होता है उस तरह का इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है। समहाउ जिस तरह के मुख्तलिफ कंपनीज़ या मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे इसमें काम तो कर रहे हैं मगर अभी तक उस तरह का गेन हम हासिल नहीं कर सके। हालांकि इस कोविड ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, सही। बट स्टिल हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं डिजिटल मार्केट में। बट यूँ देखें तो लास्ट ईयर से लेकर अब तक काफ़ी हद तक काम प्राइवेट सेक्टर ने अपने तौर पर किया है जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। अगर आप ये देखेंगे आपका ये जो जूम, स्काइप, इस तरह की जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह के टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अब फेमिलियर होना शुरू हो गए हैं। चूँकि लिटरेसी इज़ अ बिग इशू इन आवर कंट्री, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर हमें इशू फील होता अच्छा, है। इसमें लिटरेसी का इशू है या स्किल का इशू है? देखें, लिटरेसी और स्किल को आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। लिटरेसी इन अ सेंस कि हमारे पास बेस एजुकेशन नहीं है। अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें फॉर एग्जांपल, तो उनके पास जो बेस एजुकेशन है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस जो वहाँ पे ट्रेनिंग बताई जाती है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो बहुत स्ट्रांग है। सही। हमारे यहाँ ये तमाम काम प्राइवेट स्कूल्स करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमने देखी, वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट तो काम कर रहा होता है। एक जो बॉस हैं उनको नहीं पता उनका लैपटॉप कहाँ से ऑन हो रहा है और कहाँ से ऑफ हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आईटी का बच्चा आता है, वो ऑन करके देता है, वो ऑफ करके देता है। हालांकि वो पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं कि हम तो एप्लीकेशंस नहीं जानते। हमारे बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाएं, लोग मोबाइल को सिर्फ व्हाट्सएप ऐप के तौर पे ही जानते हैं, इसके अलावा उनको नहीं पता कि इसके क्या फंक्शंस हैं। देखिए तो ये यहाँ पे लिटरेसी और स्किल का भी तो इशू आ रहा है कि हम चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे बेस जो है ना, देखें बेस है लिटरेसी, स्किल उसका एक सेकंड ऑप्शन है। ठीक अब है। जो दौर आपके पास चल रहा है उसमें हर शख्स को स्किल लेना ज़रूरी होता जा रहा है जब से ठीक। आपका ये कोविड का इम्पैक्ट आया है। बट एक लिटरेसी इन अ सेंस कि जब आप बेस एजुकेशन, अगर आप और हम जिस एजुकेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अगर हम देखें फ्रॉम मैट्रिक सिस्टम जितना भी हम कुछ हमने पढ़ा है वहाँ पे हमें क्या कुछ पढ़ाया जाता था। सही। अगर आप देखें तो एक बंदा आज भी स्टिल अभी भी अगर जो बंदा यूनिवर्सिटी से निकलता है उसको अपना रिज्यूम लिखना प्रॉपर्ली नहीं आता, ऐसा ही। डोंट नो कि रिज्यूम क्या है, ये चीज़ उसको पता ही नहीं जाती। सही, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें बात करें काजी नुमान मुजाहिद साहब, आईटी में ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें, और चूँकि आपने आपकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कि अभी कोरोना में आपका जो हॉस्पिटल काम करता रहा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने इंट्रोड्यूस करवाई, उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। ये जो इनकलाब है, ये गो के अभी बड़ा इसकी इनिशियल स्टेज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम स्टार्ट लिया आपने। एक लोगों को बताया कि आप घर बैठ के आपको डॉक्टर भी मिल सकता है, एम्बुलेंस भी मिल सकती है। आइडिया कैसे आपके जहन में आया? और यही आइडियाज़ जो हम दूसरे पैनलिस्ट से बात कर रहे थे कि यही आइडियाज़ जब हुकूमतों तक पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल में आप जैसे जो नौजवान काम कर रहे हैं इस पर, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी, चूँकि अपने अपने हिस्से की शम्मा तो जलानी है। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आपने मुझे आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया है। एक छोटी सी काविश की है। एक मिसहैप हुआ था बैक इन 2015 कि मेरे फादर जो हैं वो कैंसर के लास्ट स्टेज में थे और एम्बुलेंस मुझे 2 घंटे तक नहीं मिल रही थी। तो एक बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। मैं उनको अपनी पर्सनल प्राइवेट कार में लेके अपने घर से और हॉस्पिटल तक गया था, और वो पीक आवर्स में वो एक बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने बैक इन 2017 अपने स्टार्टअप के लिए सोचा, तो फिर वहाँ ये जहन में आया कि मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो ये देखते हुए कि एक बहुत बड़ा गैप है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस को लेते हुए मैंने सोचा कि हम एक हेल्थ केयर सेक्टर में कोई एक तब्दीली लेके आएँ। और यकीनन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, उन वहाँ पर दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, वो लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, हमने उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उनसे 10 साल पीछे हैं तो हम वो तमाम स्टेप्स फॉलो करें। हम उनके साथ आज उनसे अगर कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। सो हमने उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए एक ऐप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जिसने कोविड के अंदर
लोगों को, तकरीबन हमने 800 पेशेंट्स को उनके घर पे एडमिट किया। ठीक और है। सबसे ख़ास बात ये है, जो असल आईटी की पावर है वो ये है कि जब हमने उनको उनके घर पे एडमिट किया तो उसकी कॉस्ट 1/4 आई। कैन यू बिलीव कि वो जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि हॉस्पिटल्स 80,000 से 1,25,000 रुपये पर डे चार्ज कर रहे थे, हमारी ऐप पे जब हमने एक तो पेशेंट को उसके घर पे एडमिट किया, दूसरा ये कि उसको तमाम फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल वाली इंक्लूडिंग द स्टाफ हमने उसको वहाँ प्रोवाइड की उसके अपने ठीक। घर में, और उसकी कॉस्ट पर डे की विद मेडिसिन 27 से 28,000 रुपये आई। सही। तो सबसे ख़ास बात ये। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में काम करने चाहते हैं। मैं बहुत प्राउडली ये बात आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप इस वक्त दुनिया का कोई भी जाइंट उठा लें और उसकी सफ़ों में जगह जाके आप जब तलाश करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे पाकिस्तानी भी खड़े नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो है वो स्किल्ड नहीं है, खुदा न खास्ता, पाकिस्तानी बहुत आगे, लेकिन पाकिस्तान में वो काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पॉलिसीज़ का जो फुकदान है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ ऐसी एंटी पॉलिसीज़ हैं कि मिसाल के तौर पर आपने भी जैसे बात की कि जैसे अदनान साहब बात कर रहे थे कि जूम दुनिया में आ गया और छा गया। सही, ठीक ऐसा है ही ना? अच्छा, चूंकि जिसने जूम बनाया उसने कुछ ऑडियो में कुछ पहले काम किया होगा, तो ठीक वो इस है। काबिल हुआ कि उसने एक मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसी सही। ऐप लॉन्च करी जो दुनिया पे छा लेकिन गई। हमारे पास अवेयरनेस का बड़ा इशू है। असल मसला ये है कि सिस्टम हमारे पास जूम पहले भी था, लेकिन कोरोना की वजह से चूंकि थोड़ा सा ये प्रेशर बिल्ड हुआ कि जी ऑनलाइन क्लासेस होंगी हमें, तो हम जूम की तरफ चले गए। और उसमें भी ये हुआ कि कितनी मुश्किलात आई कि टीचर्स को जूम के साथ जोड़ना और उनको जूम ऑपरेट कराना, इस पर भी बाज़ाब्ता हमें बिल्कुल। ट्रेनिंग देनी पड़ी। लेकिन इसमें मैं एक और स्टेप पीछे आऊँगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई स्टार्टअप जूम की जगह आ गया? पाकिस्तान का अपना कोई जूम क्यों नहीं है? अब ना की जूम ठीक है, ये उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पिछले 25-30 सालों से जो टेलीकॉम सेक्टर है उसने एक मोनोपोली कायम की ठीक। हुई है, और उसकी मिनिस्ट्री ने ऐसी यहाँ पे पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं पाई जाती। ठीक है। वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के ग्रेजुएट्स, वहाँ के यूथ जो हैं वो उस तरह की चीज़ों पर काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जब मैंने काम ही नहीं किया, जब मैं इस डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो इलीगल हैं, सही। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जूम आ जाएगा, कुछ आ जाएगा? ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। और दूसरा, जिस तरह काजी साहब बता रहे थे कि लॉबिंग बड़ा फैक्टर है इसमें, और यही वजह है कि मुतलका जो मिनिस्टर्स होते हैं, एक तो ये है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं होता। आईटी के जो मिनिस्टर हैं हमारे, दोनों मिनिस्टर जो पहले थे वफाकी मिनिस्टर और अब जो हैं, वो दोनों का आईटी से कोई दूर दूर ताल्लुक़ नहीं, लेकिन चूँकि वो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो इशू यही होता है कि अच्छे पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो आईटी में एक्सपर्ट हैं उनको ये मिनिस्ट्री दी जाए। और ये नहीं, हर वो मिनिस्ट्री जो रेलिवेंट लोग हैं वो चलाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।